देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। देखिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो होती है ये स्पेशली हम लोग सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोग ने सॉल्ट का पीएच की बात नहीं करी। तो सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं, है ना। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और इसी के अंदर आप एक हेडिंग और लगा लीजिए, पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, सॉल्ट अगर आपको कोई दिया जाता है, ठीक है, तो उसका पीएच हम लोग कैसे चेक करेंगे या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सॉल्ट के बारे में एक बात ये पता होनी चाहिए कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। कोई भी बेटा सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ही बनता है ना। एसिड और बेस जब हम लोग ऐड करते हैं तभी सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कोई भी सॉल्ट है तो वो बना तो किसी न किसी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ही होगा, ठीक है। लेकिन हमें दिया क्या जाएगा, सॉल्ट दिया जाएगा, और आपको सॉल्ट का है ना पीएच वैल्यू पूछा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यही काम रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। हम लोग उस सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर देंगे, है ना। हम लोग को जो सॉल्ट दिया जाएगा उसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे, और सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करके कोई ना कोई एसिड, जो भी जिस भी एसिड से वो बना था या जिस भी बेस से वो बना था, वही उसी में क्या होने लगेगा, कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, इसमें अच्छा, ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, इसी को हम लोग थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नाम से पढ़ते हैं, है ना। सॉल्ट जब वाटर से रिएक्ट करके फिर किसी एसिड या बेस में कन्वर्ट होने लगता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि सॉल्ट के टाइप के नेचर पे उसकी हाइड्रोलिसिस डिफाइन होगी, ठीक है, या उसका पीएच का फॉर्मूला जो होगा वो उसके सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखो सॉल्ट टाइप ऑफ सॉल्ट में, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला टाइप होता है कि ऐसा कोई सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना हो। वैसे टोटल बेटा 4 तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, है ना। देखो, ऐसे समझ लीजिए कि एसिड भी आप स्ट्रॉन्ग ले लीजिए और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, तो ये फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर सेकेंड केस में एसिड स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, बेस वीक ले लीजिए, तो ये सेकेंड कैटेगरी का सॉल्ट हो जाएगा। थर्ड केस में एसिड आप वीक ले लीजिए और बेस स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, और फोर्थ कैटेगरी में आप दोनों ही क्या ले लीजिए, वीक ले लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जो सॉल्ट होते हैं वो 4 तरह से बन सकते हैं, मतलब सॉल्ट के अगर टाइप की बात करें तो जो भी आपको सॉल्ट दिया जाएगा वो इनमें से ही किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा, ठीक है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है। यस सर। यस। है ना। अब जैसे एग्जांपल में लिख रहा हूँ मैं, अभी सबसे पहले फर्स्ट टाइप को पहले डिस्कस करूंगा। तो एग्जांपल में लाइक NaCl, NaBr, एल्कली मेटल के हैलाइड्स लिख दीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो आप एल्कली मेटल के हैलाइड लिख दीजिए, है ना। या फिर एल्कली मेटल के सल्फेट लिख सकते हैं, है ना, जैसे K2SO4, Na2SO4। एल्कली मेटल के आप नाइट्रेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरियम के लिख सकते हैं, बाकियों के तो फिर वीक हो जाते हैं, लेकिन सबसे लास्ट वाला जो है ना उसके लिख सकते हैं, बेरियम का क्लोराइड या बेरियम का सल्फेट, है ना, इस तरह से। तो ये आपके जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे सभी,
है ना? कैसे, अच्छा ये कैसे पता चला कि ये इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि देखो आपको पेपर में भाई इनमें से कोई एक ही दिया जाएगा। मान लो आपको K2SO4 दे दिया गया, है ना, और उसका कोई मोलरिटी दे देगा और पूछेगा बताओ उसका पीएच क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो बेस, जैसे एग्जांपल इसी को ले लिया मैंने K2SO4 को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे। हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक है। जो भी सॉल्ट दिया जा रहा है उसका हम लोग क्या तैयार करेंगे, उसका पानी के अंदर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो जो भी सॉल्ट आपको दिया जा रहा है उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे। और जब सॉल्ट को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसकी होती होती है हाइड्रोलिसिस। उसकी क्या होने लगेगी, हाइड्रोलिसिस। और उसी को हम लोग बोल रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से ही हम लोग उसका पीएच निकाल सकते हैं। अब देखो सॉल्ट में देखो दो तरह के आयन होते हैं। कोई भी सॉल्ट है उसमें दो तरह के आयन होता है, एक उसका कटायन होता है और एक उसका क्या होता है, एनायन होता है। तो जब उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो उसके दोनों आयन की रिएक्शन होती है। अब देखो, अब आपको मैं एक मुद्दे की बात बताता हूँ। जब भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो तो आप क्या करो कि कटायन को अलग लिख लो, एनायन को अलग लिख लो, ठीक है। या कभी भी आपको सॉल्ट का नेचर जानना हो, है ना, कि वो किस टाइप का, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो और ये डॉक्टर वाला साइन लगा दो, प्लस वाला, ठीक है। एक तरफ आप लिखो कटायन उसका, एक तरफ लिखो एनायन, और नीचे वाटर के आयन लिख दो। वाटर का आयन कटायन हो जाएगा क्या, H+ आयन OH आयन। लेकिन अपोजिट आमने अपोजिट आयन सामने सामने रखो। भाई कटायन के नीचे वाटर का एनायन शो करो और एनायन के नीचे कटायन, ठीक है। और आप करा दो रिएक्शन, ठीक है। अब देखो वाटर का जो पोटेशियम आयन है बेटा, ये पोटेशियम आयन ये OH आयन के साथ रिएक्ट करेगा। तो बताओ क्या बनाएगा ये KOH बनाएगा आपको KOH KOH KOH, ठीक है। हाँ KOH। अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? strong base strong strong base the strong है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये बस पहचानना चाहिए, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और इधर ये क्या बन रहा है, देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सल्फेट एंड वाटर, sulfuric acid sulfuric acid सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दें कि वीक एसिड? strong acid the strong acid acid स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको यहाँ पे जैसे ही वाटर जो भी सॉल्ट है उसका कटायन वाटर के एनायन के साथ कंबाइन होगा, तो आपको बेस दिखने लगेगा कि जिस बेस से उस सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा वो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये केवस से बना है। और इधर साइड हमें ये पता चल रहा है कि ये एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और केवेच के कॉम्बिनेशन से बना है। और दोनों हम लोग एसिड और बेस का नेचर तो जानते ही हैं। वो सबसे पहले लेक्चर में हम लोग ने यही पढ़ा था कि एसिड कौन कौन से स्ट्रांग होते हैं, बेस कौन कौन से स्ट्रांग होते हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का से मिलकर बना सॉल्ट है। अब देखो इससे पीएच कैसे पता करेंगे, तो देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि स्ट्रांग बेस जो होते हैं वो 100% क्या हो जाते हैं, आयनाइज होने लगते हैं। तो ये बेटा जैसे ही बन रहा होगा, मतलब जैसे ही केवच बनेगा तो वो फर्दर आयनाइज भी होने लगेगा, है ना। और ये आयनाइज होगा एन वापस K+OH- आयन में, ठीक है। तो इससे OH आयन 100% आ रहे होंगे पानी में, और सल्फ्यूरिक एसिड भी भैया 100% आयनाइज हो रहा होगा। तो इससे भी H+ आयन जो आ रहे होंगे वो भी कंप्लीटली आयनाइज हो रहा होगा, है ना। तो आप ये बताओ कि सॉल्यूशन में OH आयन का नंबर ज्यादा होगा, OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि H+आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? तो बेटा वो दोनों बराबर ही होंगे। क्योंकि देखो जितने उसने OH आयन पानी से लिए होंगे, ऐसे समझो कि इसका जो पोटेशियम आयन है, ये जितने OH आयन इसने एक्सेप्ट किए होंगे और एक्सेप्ट करके वो बेस बना रहा होगा, लेकिन बेस का नेचर स्ट्रांग निकला, तो उसने वापस उतने 100% डोनेट कर दिए, है ना। और सॉल्ट का जो एनायन उसने जितने H+ आयन के साथ वो कंबाइन हुआ होगा,
और कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा होगा, लेकिन पता चला अरे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसने दोबारा उतने आयनाइज कर दिए H प्लस आयन, जिससे बताओ वाटर के H प्लस आयन, वाटर के पहले से जो H प्लस आयन पड़े थे और जो OH आयन पड़े थे, क्या उनके नंबर में कोई चेंजेस आए होंगे, है ना, क्योंकि सॉल्वेंट तो पानी ही है ना। तो जितने H प्लस आयन उसने लिए उसके कटायन ने, उतने उसने दे दिए, उसके एनायन ने जितने H प्लस आयन के साथ कंबाइन हुआ उतने उसने वापस दे दिए। तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन जितना पहले पहले था, है ना, उतना मतलब कि 10⁻⁻7 ऑर्डर के, ये तो सभी को पता है ना कि वाटर से आने वाले जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन या OH आयन कंसंट्रेशन होते हैं, प्योर वाटर से आने वाले, वो कितने ऑर्डर के होते हैं, 10⁻⁻7 ऑर्डर के होते हैं, है ना। ये हम लोग सॉल्ट उसमें पढ़ चुके हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, कि वाटर भी एक अपना इक्विलिब्रियम टाइप का बनाता है कि नहीं बनाता है, Yes, sir. है ना। तो उससे आने वाले जो हाइड्रोनियम, अच्छा यहाँ पे H प्लस आयन में लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली है वो हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो मैं सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो वाटर से आने वाले हाइड्रोनियम आयन OH आयन का कंसंट्रेशन बराबर होता है, इतना होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद भी H प्लस आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। इससे समझ में आ रहा है कि हमारा सॉल्यूशन पहले भी न्यूट्रल था और अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। बोलो भाई, इससे यस। रिजल्ट, है ना, इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, इससे रिजल्ट निकल रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो बने सॉल्ट होते हैं, उसमें बोलते हैं कि ना तो कटायन की हाइड्रोलिसिस हुई, ना तो एनायन की हाइड्रोलिसिस हुई, क्योंकि देखो जो आयन जितने मतलब कि आयन वाटर के लेता है और उतने ही बाद में दे देता है, तो एक तरह से तो उसने वाटर से आने वाले उस आयन का कंसंट्रेशन को अफेक्ट ही नहीं किया, भाई जितने लिए उतने उसने वापस दे दिए, ठीक है ना। Yes. एंट्री रिवर्स हो गई, है ना। आपने किसी से मान लो कुछ पैसे उधार लिए और उतने ही आपने उसको दे दिए, ठीक है। तो आपका जो उसकी नजरों में आपका जो वो होगा, क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल 100 आने खरा आदमी है ना, जितने लिए उतना दे दिया, 100% ऑनेस्ट बंदा है ये। इसका मतलब इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि उस आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, है ना। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट होता है जिसमें एसिड बेस दोनों ही स्ट्रांग होता है, इसमें रिजल्ट हाइड्रोलिसिस का रिजल्ट ये बोलता है neither cation nor anion involved in hydrolysis, neither cation nor anion involved इन हाइड्रोलिसिस, मतलब ऐसा लगेगा कि ना तो कटायन की हाइड्रोलिसिस हुई ना एनायन की, क्योंकि जितने H प्लस आयन लिए एनायन ने उतने उसने दे दिए, जितने कटायन ने जितने H प्लस आयन के साथ कंबाइन हुआ उतने उसने वापस कर दिए। इससे क्या हो रहा है, फाइनली H प्लस आयन OH आयन का नंबर कंसंट्रेशन बराबर है। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा पहले भी न्यूट्रल था, सॉल्ट को मिलाने से पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। इसका मतलब उसका पीएच कितना है, 7. पीएच 7 है, ठीक है ना, एट 25। अच्छा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में टेम्परेचर 25 ही रहेगा, है ना, वो ये तो फिक्स रहेगा 25। तो इसका मतलब आपको अगर इस कैटेगरी का कभी सॉल्ट मिल जाए जिसमें आप देखें कि एसिड भी स्ट्रांग है बेस भी स्ट्रांग है, तो सीधे बोल दीजिएगा कि उसका पीएच कितना है, 7 है ना। इसमें कोई समस्या ही नहीं है, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है, सीधे आंसर। अब बचे 3 केस, है ना। अब इसके बाद 3 तरह के सॉल्ट और हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या हो सकता है, तो उनमें बेटा फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, ठीक है। देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, है ना। आपको अगर ऐसा सॉल्ट दिया जाए जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है,
और आपसे पूछा जाए कि बताओ उसका पीएच कैलकुलेट करो भाई, है ना? तो कैसे निकालेंगे पीएच उसका? ठीक है, तो पहले तो मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि भैया, है ना, कि कौन कौन से सॉल्ट इस टाइप को बिलोंग करते हैं। जिसमें जैसे आप अमोनियम क्लोराइड लिख लीजिए, अमोनियम सल्फेट भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, अमोनियम नाइट्रेट भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, एक पिरिडीनियम क्लोराइड, ये भी काफी फेमस है, पिरिडीनियम, इसका नाम भी लिख लीजिए, पिरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और पिरिडीनियम क्लोराइड, या फिर एक ये भी लिख लीजिए, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड भी इसी कैटेगरी का सॉल्ट है, NH3+, या फिर अमोनियम पर क्लोरेट, है ना? तो ये आप देखें तो इसी कैटेगरी के सॉल्ट है। जैसे इनमें कोई भी आपको पहचानना हो कि सर ये हमें कैसे पता लगेगा, इतने सारे एग्जाम्पल कैसे याद करें, तो देखो इसमें याद आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद कुछ करना ही नहीं। अगर आपको एसिड और बेस वाली टेबल याद है, हाँ याद, लेकिन वो वाली टेबल सबको होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्लास में पढ़ी थी ना हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब जैसे देखो, जैसे मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, सर मान ये लो आपको बेंजीन रिंग वाली कौन सी सॉल्ट है, इसका क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है एनिलीनियम क्लोराइड, ये एनिलीन से बना है ना। एनिलीन का रिएक्शन अगर HCl से करा दे तो ये बनता है एनिलीनियम क्लोराइड, है ना? एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। बेंजीन में अगर यस। आप NH2 लगा दीजिए तो इसी को एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर सभी सर उसके हाँ बगल हाँ, वाला अमोनियम क्लोरेट है। अमोनियम पर क्लोरेट है, ये आयन पर क्लोरेट होता है ना, ClO4-, यस। क्लोरेट आयन इसको बोलते हैं, ClO3- को। तो अगर क्लोरेट होता, मतलब अगर ClO3 जोड़ देते तो क्लोरेट हो जाता, अमोनियम क्लोरेट, है ना? इसको पर क्लोरेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अमोनियम क्लोराइड को मैंने पहले लिख दिया है ना। अब क्या करो, आप इसमें वाटर ऐड कर दो, मतलब हम लोग को हाइड्रोलिसिस करना है ना, तो सॉल्ट में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। अब देखो अपोजिट आयन आमने सामने रख दीजिए, है ना, जिससे वही आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये जो अमोनियम आयन है, ये वाटर के OH आयन के साथ कंबाइन होकर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस सर। अभी नेटवर्क चला गया था बीच में। स्क्रीन फ्रीज हो गया, वो उसको सही करना पड़ेगा भाई। हो जा सही।
हाँ देखिए, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसा बेस होता है? वीक बेस। वीक बेस होता है, ठीक है। ये सभी को पता है, नबील बेटा पता है ये बात? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक वीक बेस। बेस होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इससे ये समझ में आ गया, अच्छा ये जो सॉल्ट है ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बना होगा, ठीक है। ऐसे आपको नेचर पता चल जाएगा। ऐसे आप सभी का नेचर पता कर सकते हो। जैसे देखो, सेकंड वाले का पता करना है तो इसको 20 से तोड़ा, इसको दे दो कटायन को एनायन और इसको H प्लस आयन, तो इसमें बेस बन रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। तो इधर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, 2 H प्लस आयन देने पड़ेंगे इसको। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? बोलो भाई। जैसे यस। अमोनियम अमोनियम सर नाइट्रेट मिल गया आपको, तो इसमें भी यही चीज करके देखेंगे हम लोग। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अब जैसे पिरिडीनियम क्लोराइड, इसको अगर तोड़ेंगे आप तो इसको देंगे आप OH माइनस, इसको H प्लस, तो ये पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये शायद मैंने आपको बताया होगा, जो पिरिडीन जो एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन्स होती हैं, एरोमेटिक एमीन्स भी वीक बेस होती हैं। जैसे पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये भी वीक बेस है ना, क्योंकि एरोमेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन में पिरिडीन दिया जा सकता है, पाइरॉल दिया जा सकता है। ये जहाँ इससे आपको एनिलीन बनता हुआ दिखाई देगा, इससे एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा। तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, ऑर्गेनिक बेस, वो सब वीक बेस होते हैं, ठीक है। तो ये इससे आप पहचान लेना कि नेचर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, आगे की अगर बात करें तो देखो, वीक बेस जो होते हैं बेटा, ये 100% आयनाइज नहीं होते हैं, है ना। 100% आयनाइज नहीं होगा ये पार्शियली आयनाइज होगा, ठीक है। जब ये बनेगा तो ये अपना एक नया इक्विलिब्रियम बना देगा पानी के अंदर, ठीक है। और इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये OH आयन जितने ले रहा होगा, ठीक है। मान लिए उसने 100 OH आयन लिए, 100 OH आयन के साथ ये कंबाइन हुआ, है ना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, लेकिन 100 वो देगा नहीं वापस। वो जब वो खुद आयनाइज होगा तो 100 नहीं देगा, 100 से कम देगा, है ना। जितना भी इसका अल्फा होगा, 20%, 30%, 15%, 10%, तो जितने भी वीक बेस होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं। तो इससे OH आयन बहुत कम आ रहे होंगे, मान लेते हैं चलो 20% आ रहे होंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, ऐसे में समझाने के लिए डेटा ले रहा हूँ। अब देखो, इधर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है भैया, तो ये 100% आयनाइज होगा। ये तो भैया है ना, बिल्कुल खरा आदमी है बिल्कुल, ये तो पूरा 100% डोनेट करेगा भैया। ये किसी का रखता नहीं अपने पास, जितना लेगा उतना वापस भी करेगा ये, है ना। तो इससे आने वाले वो H प्लस आयन कितने आ रहे होंगे? कंप्लीटली आयनाइज हो रहा होगा 100%, ठीक है। लेकिन OH आयन कितने आप आ रहे हैं दोबारा सॉल्यूशन में? OH आयन 20% ही आ रहे होंगे, पार्शियली आ रहा है वो। तो बताओ किस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में? H प्लस। है ना, H प्लस आयन का बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही होगी तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुके होंगे OH आयन से, है ना। और यहाँ पे अगर कोई पूछे कि किस आयन की हाइड्रोलिसिस हुई है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम बोलता है कि देखो, जो भी एनायन या कटायन वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करता है, उसी की हाइड्रोलिसिस होती है। इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे इसका कटायन जो है वो वीक बेस बना रहा है, तो इसको बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। इसको बोलेंगे इट इज ए केस ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये जो केस है, ये इसको थ्योरी में क्या बोलते हैं? इट इज ए केस ऑफ, इट इज ए एग्जांपल ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसका कैटायन एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर रहा है, तो उसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। अच्छा, H प्लस आयन अगर ज्यादा है तो बताइए ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। है ना, सर ओवरऑल कैटायनिक सॉल्यूशन। हाइड्रोलिसिस को कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हो बेटा?
सर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि H+ ज्यादा है? नहीं, उसका सॉल्ट का कटायन एक अपना इक्विलिब्रियम बना रहा है अलग, है ना, पानी के अंदर। उसका जो कटायन है वो OH आयन के साथ कंबाइन होके अमोनियम सही है सर, हाइड्रोक्साइड समझ बना रहा गया। है, और वो एक वीक बेस निकला, तो वो अपना एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर दिया उसने, है ना। तो जो सॉल्ट का जो आयन एक अपना इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने लगेगा पानी के अंदर, वो बोलेंगे उसी की हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है। यस सर। तो इससे ये पता लगा कि H+ आयन ज्यादा है ओवरऑल, तो सॉल्यूशन हमारा ओवरऑल कैसा होगा, ये सॉल्यूशन हमारा ओवरऑल एसिडिक नेचर का है। ठीक है, एसिडिक नेचर का है। अच्छा, अब आते हैं कि भैया एसिडिक तो पता चल गया। अच्छा, एसिडिक है तो इसका पीएच क्या होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, कुछ कह सकते हैं? लेस देन 7। सर। हाँ, गुड। तो इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं कि यार पीएच इसका, इस टाइप के जितने भी सॉल्ट होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है। पीएच शुड बी लेस देन 7। अब देखो, ये तो मोटी मोटी बात हो गई, ठीक है, एसिडिक हो गया है ना, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, पीएच 7 से कम होगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पूछा जाए कि आपको उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन वगैरह दे दे और आपसे पूछे कि एग्जैक्ट कितना पीएच हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, एग्जैक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि देखो, पीएच निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बनेगा। इतना हम लोग समझ में आ गया, इसका पीएच 7 से कम होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसा बनता है उसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, 7 से कम आ रहा है ना, तो 7 के बाद आप 2 माइनस लगा दो, क्योंकि 7 में कोई नंबर माइनस करोगे तभी आंसर 7 से कम होगा। तो 7 माइनस माइनस, ठीक है। फिर आपका हाफ, यहाँ भी हाफ लिख दो, यहाँ भी 1/2 लिख दो, दोनों जगह क्या लिख दो, 1/2 1/2। फिर आपका एक जगह पहले आएगा पी के ए और पी के बी में कोई एक टर्म आएगा। उसके लिए देख लो कि वीक क्या है इन दोनों में, एसिड और बेस में कौन सा कंपोनेंट वीक है। तो वीक हमारा बेस है ना, और ये अपना एक इक्विलिब्रियम बनाएगा, तो इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के बी। तो यहाँ पे आएगा पी के बी, यहाँ पे क्या आएगा, पी के बी, है ना। एसिड एसिड तो भैया स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पी के ए नहीं आएगा, पी के बी। और माइनस लॉग सी, वो उसका जो कंसंट्रेशन होगा उसका लॉग लिख करके लिख दीजिए। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इस केस में। अ, इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनते हैं, उसका ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब आपको लग रहा हो ये फॉर्मूला सर कहाँ से आ गया। देखो, इसका डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा इसका क्या है कि लंबा चौड़ा है, मतलब 1.5 पेज का पूरा डेरिवेशन है ना। तो डेरिवेशन देख के आप लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला रटाना चाह रहा हूँ कि एक बार फॉर्मूला आपको याद हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको क्या करना होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला देखकर आपको उसका नेचर पहचानना होता है। क्वेश्चन में आपको सॉल्ट का फॉर्मूला दिया जाएगा, फॉर्मूला देख के खट से आप उसका नेचर पहचान लेना कि वो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, जो भी कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद बताएं, बस सीधे फॉर्मूला लगा के सीधे आंसर निकालना होता है ना, क्योंकि वो 1.5 पन्ने का डेरिवेशन हर क्वेश्चन में थोड़ी ना करना होता है। ठीक है, तो आपको अभी शुरुआत में ये फॉर्मूले पहले अच्छे से याद कर लेने, फिर इनका मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा। ठीक है, कि ये आया कैसे। आसान है डेरिवेशन, बस थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, क्योंकि 3 इक्विलिब्रियम बनते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, 3 इक्विलिब्रियम अलग अलग बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें ये सी क्या है, सी किसको बोल रहे हैं? सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। हाँ, सी यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अच्छा,
तो है ना, समझ में आई? कैसे याद कैसे रखना है? देखो, जैसे आप ऐसे समझो कि आपने सॉल्ट को देखा और आपने देखा कि अरे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। अब देखो इसको ये कैसे पता लगेगा 7 से कम या 7 ज्यादा? उसके लिए एक तरीका और बताते हैं। देखो, दोनों में जो स्ट्रांग होता है उसी का नेचर आ जाता है सॉल्ट के अंदर। जैसे एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो इन दोनों में देखो स्ट्रांग कौन सा है? एसिड स्ट्रांग है। तो आपका सॉल्ट का नेचर भी एसिड वाला नेचर डोमिनेट करेगा। मतलब वो सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। सॉल्ट ओवरऑल किस नेचर का हो? एसिडिक। और एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा तो पीएच 7 से क्या होगा? कम होगा। है ना? मतलब आप ये वाला जो पार्ट है इसको भी डायरेक्ट आप बिना समझे हुए बोल सकते हो। है ना? जो स्ट्रांग होगा एसिड बेस में उसी का नेचर आ जाएगा सॉल्ट के अंदर। है ना? बोलो भाई। और यस सर। यस। ठीक है, जैसे ही आपको क्लिक किया, अच्छा ये तो एसिडिक है तो पीएच 7 से कम होगा, तो आप फॉर्मूला लिख देना, 7 लिखिएगा, फिर 2 बार माइनस लगाइएगा, हाफ यहाँ भी लिख दीजिएगा, हाफ यहाँ भी लिख दीजिएगा। अब देखिए इन दोनों में वीक कौन सा है? तो वीक बेस था तो पी के बी लिख दीजिए और लॉग सी। है ना? इस सीधे आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अच्छा, फिर अभी बाकी 2 केस भी करा देते हैं फिर। है ना? इसका डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ये चीजें सीधे स्ट्राइक करनी चाहिए। है ना? क्योंकि वहां पे आपको फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा और फॉर्मूला पहचान के फॉर्मूला डिसाइड करना होगा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में देखो, अगर ऐसा सॉल्ट है जिसमें एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है, तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे? तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे आपका सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इसी टाइप का सॉल्ट है। पोटेशियम फॉर्मेट, बेंजोइक एसिड ले लीजिए। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, बेंजीन में लगा दो COOH, उसका H हटा के कोई एल्किली मेटल लगा देना। ठीक है, अगर H हटा के कोई एल्किली मेटल लगा दिया जाए तो वो इसी टाइप का बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, फिनॉल। फिनॉल का भी H एसिडिक होता है, वो H हटा के आपने कुछ भी लगा दो, सोडियम पोटेशियम, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट। ये बेटा सब इसी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले सॉल्ट है। ठीक है ना? अब इनमें किसी का भी नेचर आपको पहचानना हो, जैसे पहला वाला ही ले लेते हैं, सोडियम एसीटेट को पहचानना है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो पहले उसको आप आयनाइज कर दो, ये डॉक्टर वाला साइन लगा दो, प्लस वाला। ठीक है, अब इसमें एसीटेट के नीचे क्या लिख दो? H+, और Na के नीचे क्या लिख दो? OH। तो एसीटेट आयन जब H+ आयन से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा बताओ भाई? एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटिक एसिड। हाँ, एसिटिक एसिड बनेगा। और आप लोगों को अभी ये समझ में भी आ रहा होगा भाई, एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH आ जाता है वो वीक एसिड होता है ना? ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। और इधर NaOH बन रहा है। NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग है। बेस। तो इसमें आप बताओ कि इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? ये सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा ओवरऑल की बेसिक नेचर का होगा? बेसिक। तो बेसिक है ना, बेसिक। तो ये चीज यहीं पे बोल सकते हैं कि भैया जो स्ट्रांग है उसी का नेचर आ जाएगा। स्ट्रांग यहाँ बेस है, तो ये बात हम लोग यहीं बोल सकते हैं, इतना देख के ही बोल सकते हैं कि ओवरऑल मतलब जो नेचर है एसिड का वो बेसिक है ना। तो लिख लीजिए ओवरऑल नेचर सर ऊपर स्क्रॉल अप कर दीजिए। ऑफ, एक मिनट बेटा अभी तक। ये तुम्हारा बेसिक हो गया, है ना? तो ये ओवरऑल जो नेचर है सॉल्ट का कैसा हो गया? बेसिक हो गया। अच्छा, अगर बेसिक है तो किस किस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? OH आयन का, H+ आयन का?
OH सर OH आयन है ना, OH आयन का ज्यादा होगा। फाइन सर संभव वेटिंग अच्छा ओके बेटा, OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। OH आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, ठीक है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक होगा, है ना। अगर OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है। अच्छा बेसिक होगा तो ये तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, लेकिन उसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा कि 7 से ज्यादा होगा? 7 से ज्यादा है ना, हाँ, तो इसका मतलब इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जो जो भी पीएच निकाल रहे हैं 25 से ग्रेटर पे निकाल रहे हैं। तो ये हमें इतना आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये बेसिक सॉल्ट है तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। अब इसका अगर पीएच का फॉर्मूला हम लोग कोई पूछे बताओ एग्जैक्ट बताओ कितना होगा, तो देखो 7 से ज्यादा है तो 7 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, 7 प्लस प्लस, ठीक है। जैसे पिछले फॉर्मूले में लेस देन 7 था तो 7 माइनस माइनस लिखा मैंने, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 प्लस प्लस। अब देखो यहाँ हाफ लिखेंगे 1/2, यहाँ भी हाफ लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखे बेटा? पी के ए लिखना बेटर रहेगा कि पी के बी लिखना बेटर रहेगा? बताइए, आप ही लोग बताइए। PKA ए PKA ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एसिड वीक है ना, जो भी कंपोनेंट है ना वीक होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा पी के। अच्छा, और फिर लॉग सी तो लिखेंगे ही क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी तो दिया ही जाएगा आपको। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इस केस में जो पीएच आपका आएगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अगर थर्ड कैटेगरी का सॉल्ट आपको मिल गया तो उसका फॉर्मूला यहां से आएगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात? यस और बस एक और बच रहा है, बस वो भी कर लेते हैं चलो। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस, है ना, उसमें अगर दोनों ही वीक हैं तो फिर क्या करेंगे, है ना, तो उसकी भी बात करते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 4 टाइप में आते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो अगर आपको ऐसा सॉल्ट दे दिया जाए इसमें एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों वीक हो सकते हैं, है ना। तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो अमोनियम एसीटेट लिख लीजिए, काफी फेमस है, कई बार आपको ही मिलेगा ये, है ना। अमोनियम फॉर्मेट लिख दीजिए, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट लिख सकते हैं, अमोनियम फॉस्फेट लिख सकते हैं, ठीक है। अमोनियम साइनाइड लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके इसी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले सॉल्ट है, ठीक है। जैसे इसमें आप जैसे पहला ही वाला लेते हैं अमोनियम एसीटेट, तो इसको आपको दे दिया कि आपको पहचानना है कि किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो उसको आप आयनाइज करके लिख दीजिए। कटायन अलग लिख दीजिए, एनायन अलग दीजिए, ठीक है। ये डॉक्टर वाला साइन लगा दीजिए। अब इसमें आप क्या करिए, जो एसीटेट आयन है उसको वाटर का H+ आयन दे दीजिए, और जो अमोनियम आयन है उसको वाटर का OH आयन दे दीजिए। अब देखिए ये जो एसीटेट आयन है ये जब H+ आयन से कंबाइन होगा तो ये एक क्या बनाएगा बताओ बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड, वीक है एसिटिक एसिड, हाँ वीक एसिड, बहुत बढ़िया। तो ये एक वीक एसिड बना रहा है,
और इधर बेटा अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, अमोनियम इस हाइड्रोक्साइड है ना, अमोनियम वीक हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। तो यहाँ से आपको ये क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये आपका ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अब आप कहोगे सर इसका नेचर क्या होगा, अभी तो आप कह रहे थे जो स्ट्रांग होता है उसी का नेचर होता है, अब इसमें कोई स्ट्रांग ही नहीं है, अब दोनों ही वीक है, अब क्या बताओ नेचर होगा। तो देखो इसमें हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि देखो दो, अगर वीक एसिड भी वीक है बेस भी वीक है, तो इन दोनों में रिलेटिवली कोई एक स्ट्रांग होगा। अच्छा ये क्या चक्कर है भैया, रिलेटिवली स्ट्रांग होगा, ये कैसी बातें हो रही हैं। देखो इसको समझो आप लोग, जैसे एसिड है आपका, तो एसिड आपका आयनाइज हो रहा होगा लेकिन 100% तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, इसका कोई अपना अल्फा अल्फा होगा, ठीक है। पता चला कि भैया इसका अल्फा आपका है 20%, ठीक है, तो इससे H प्लस आयन कितने आ रहे हैं, 20% आ रहे हैं। अच्छा वीक बेस भी अ, है तो ये भी पार्सली आयनाइज हो रहा होगा, है ना, लेकिन इसका अल्फा इससे भी कम है मान लो, है ना, इसका अल्फा 15% है सपोज, तो इससे OH आयन सपोज 15% ही आ रहे होंगे। तो अगर इस तरह का सीन है कि एसिड से H प्लस आयन रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं बेस से, है ना, तो इस केस में ओवरऑल नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक ओवरऑल एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि है तो बेटा दोनों ही वीक भैया 90%, ये तो देखो याद ही रखो 90% से कम अगर अल्फा है तो वो तो सारे ही वीक होते हैं, ठीक है। अब एक का अल्फा 20%, एक का 15%, एक का मान लो एसिड का 40% और बेस का 25%, तो भी यही सिचुएशन होगी, इसका 65%, इसका 30%, तो भी यही सिचुएशन है। तो अगर एसिड रिलेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग है तो एसिडिक हो जाएगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि बेस से पता चला आ रहा है कि 20% और इससे आ रहा है 15%, तो फिर आपका बेसिक हो जाएगा। और इसमें एक ये भी हो सकता है कि दोनों से सेम आ रहे हो, ऐसा वैसे बहुत रेयर होता है, उसके लिए उनका के भी सेम होना चाहिए, तो ऐसा रेयर होता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हाइपोथेटिकल टाइप की भी दी जा सकती है आपको, कि सपोज ऐसा वो दोनों का के भी सेम दे दे, है ना, और कंसंट्रेशन भी सेम दे दे दो, तो फिर वो सेम आने लगता है, तो वो एक तीसरा केस भी पॉसिबल है कि दोनों का कंसंट्रेशन अगर बराबर आने लगे तो फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये जो टाइप होता है इसमें आंसर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है ना, इसमें एग्जैक्टली एक चीज हम लोग नहीं कह पाएंगे, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। सर ये कैसे पता चला कि सर ये 20% और ये 15% है? उसको आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, देखो आपको जो के बी की वैल्यू वो आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, जैसे इसमें अगर मान लो यही वाला सॉल्ट है तो उसमें एसिटिक एसिड का के आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के भी दिया जाएगा, है ना, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, वो तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगी। तो आप देख लेना कि के बी में कौन ज्यादा है, अगर के बी से ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा, मतलब आप अल्फा मत निकालना अननेसेसरी, ज्यादा इसमें क्यों मेहनत करोगे, है ना, क्योंकि अल्फा अगर निकालोगे तो वो आएगा, तो जैसे एसिड का अल्फा आएगा K1/C से आएगा, और बेस का अल्फा आएगा तो के बी स्क्वायर रूट ऑफ KB/C से आएगा। अब सी दोनों में सेम ही पड़ेगा, तो सीधे आप के देख लो किसका ज्यादा है, के बी में कौन ज्यादा है, तो अगर के ज्यादा है के बी से तो एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन ओवरऑल, है ना, और अगर के भी ज्यादा हुआ के से तो बेसिक हो जाएगा, और अगर उसने मान लो के भी सेम दे दिया तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये ऐसे समझ में आएगा हम लोग को, तो सॉल्यूशन में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, तो इस सिचुएशन में बेटा सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में। सर यस यस।
है ना। सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, नीचे न्यूट्रल। और ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन के एंड के बी वैल्यू ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, है ना। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन के ए एंड के बी वैल्यूज ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये बात डिपेंड करेगी के बी की वैल्यू पे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि भैया इसका पीएच क्या क्या हो सकता है। तो देखो, एसिडिक होगा तो पीएच 7 से कम हो सकता है, या फिर बेसिक होगा तो 7 से ज्यादा भी हो सकता है आंसर, या फिर अगर न्यूट्रल आ रहा होगा तो 7 भी हो सकता है। तो इसका आंसर तो देखा जाए तो तीनों में कोई भी आ सकता है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा पीएच को कैलकुलेट करने वाला। तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, पीएच लिखेंगे, पीएच इक्वल टू 7, एक पहले प्लस लगाएंगे फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है। देखो, जिसमें पीएच 7 से कम आ रहा था, केस नंबर 2 में, उसमें मैंने दोनों जगह माइनस लगाया था, है ना। जिसमें बेसिक वाला था, जिसमें पीएच 7 से ज्यादा आ रहा था, उसमें मैंने दोनों जगह क्या लगाया था, प्लस लगाया था। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा समझ रहे हो, काफी कुछ भी हो सकता है खेल यहाँ पे। एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। तो एक प्लस एक माइनस। ठीक है। अच्छा, फिर हाफ 1/2 यहाँ भी लिखेंगे, हाफ मतलब 1/2 यहाँ भी लिखेंगे। अब इसमें देखो एक चीज और आप ध्यान दो, इसमें एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। तो इसमें पी के ए का भी टर्म आएगा और पी के बी का भी टर्म आएगा। दोनों टर्म आएंगे इसमें, है ना। इसमें दोनों टर्म आएंगे। इसमें पी के ए भी दिखेगा पिक्चर में, और पी के बी भी आ जाएगा। अच्छा, तो सी कहाँ गया। तो सी एक्चुअली डेरिवेशन में कैंसिल हो जाता है। इस केस में जो कंसंट्रेशन होता है ना सी सॉल्ट का, वो कैंसिल हो जाता है, वो फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं आ पाता है ना। अच्छा, इससे ये भी बोल सकते हैं कि इस कैटेगरी का अगर कोई सॉल्ट है तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। तो वीक एसिड और वीक बेस वाले केस में जो सॉल्ट का पीएच होता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो डेरिवेशन में कैंसल आउट हो जाता है। इसलिए फाइनली नहीं आ पाई। इस बात को भी लिख लीजिए कि इस कैटेगरी में जो पीएच होता है, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, salt of weak acid plus weak base is independent on initial concentration of salt। मतलब वो सॉल्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। बोलो भाई, तो ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को याद हुए कि नहीं हुए। पहले मेन, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल में आपको ये तीन फॉर्मूले अगर याद है तो आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे एक तरफ से। ठीक है। देखो, कुछ क्वेश्चन करके करते हैं, है ना। क्वेश्चन करते हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको मैंने याद करने का लॉजिक भी बताया कि कभी भूलोगे भी तो उससे आप रिकॉल कर लीजिएगा। और ये सब चीजें बड़ी मतलब कि आपको हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम में। ये सब छोटे छोटे हिंट होते हैं ना, उससे आप कहीं भी अगर भूल रहे हो तो रिकॉल करने का एक रास्ता होना चाहिए। ठीक है। एक कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर होना चाहिए कि पेपर में अगर नहीं याद आ रहा है तो कम से कम फॉर्मूला तो याद ही आ जाए। क्वेश्चन तो आप करके आ ही जाओ, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं वैसे, दोनों ले लेते हैं चलो। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, पहले एक करते हैं, पहले F2 करते हैं।
एक चलो मैं कर देता हूँ, एक फिर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। एक मैं कर देता हूँ, एक आप लोग कर लीजिएगा। देखो एक मैं करता हूँ, आप लोग समझिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला करता हूँ, F2 वाला मैं कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्यूटायरेट, है ना। आपको 0.2 मोलर दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्यूटायरेट। तो सबसे पहले आपने समझ में आ रहा होगा कि 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, पानी सॉल्वेंट है, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम ब्यूटायरेट। सोडियम ब्यूटायरेट का फॉर्मूला कोई बताओ भाई मुझे क्या होता है, क्योंकि सॉल्ट का नेचर आपको पहचानना पड़ेगा। ये सॉल्ट का नाम दिया हुआ सोडियम ब्यूटायरेट, कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम ब्यूटायरेट। अच्छा, ब्यूटारिक एसिड तो पता है आप लोगों को, ब्यूटारिक एसिड। सर C4H7NaO। हाँ, वो भी तो होंगे। सर मैं सोडियम बिटारेट का बता रहा था। अच्छा देखो इसको इसको ऐसे समझो, ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गया ना, जैसे बच्चे ने बताया तो सही बता रहा है वो। ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गए, तो आप 4 कार्बन में ऐसे लिख लो CH3 CH2 CH2। लेकिन ब्यूटायरेट है मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। अगर कोई भी सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो उसमें लास्ट में ATE जरूर आएगा, है ना। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया CH3CuNa, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, है ना, एसीटेट, है ना। एसीटेट आपका यही होता है वैसे तो, CH3CO माइनस। ये काफी फेमस है, तो हम लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें 8 क्यों लगाया। वो 8 इसलिए लगाते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। अच्छा जैसे मैं ये लिख दूं CH3CH2 COO माइनस Na+, इसका नाम क्या होना चाहिए, सोडियम प्रोपेनेट। प्रोपेनेट। हाँ, हाँ प्रोपियोनेट, है ना। सोडियम प्रोपेनेट या प्रोपियोनेट बोलते हैं इसको। तो प्रोपियोनेट इसलिए बोल रहे हैं कि प्रोपेनिक एसिड का ये सॉल्ट है, ऐसे ये ब्यूटारिक एसिड का सॉल्ट है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखो इसकी आप कर डालो तुरंत हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमें भैया इसका नेचर पहचानना, बिना नेचर पहचाने तो कुछ हो ही नहीं सकता भैया, है ना। तो भैया इसको क्या करो, डॉक्टर वाला साइन लगाओ और खटाक से नेचर पहचानो इसका। तो इसके नीचे मैंने लिख दिया H+, और यहाँ पे OH आयन लिख दो भाई, ठीक है, H+ OH आयन। तो इधर इसने बनाया क्या, ब्यूटारिक एसिड, है ना। ब्यूटारिक एसिड बताओ कैसा एसिड है, वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। वीक एसिड, है ना। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। और NaOH आप पहचान ही गए होगे भैया, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेस। ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक हो गया, है ना। ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो गया, इसका मतलब पीएच इसका क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा भाई। और इसका फॉर्मूला बताओ क्या लिख दे, पीएच इज इक्वल टू 7, आगे बताइए क्या लिखें। प्लस हाफ। प्लस के ए। हाँ, दोनों जगह प्लस लगाएंगे, हाफ। और एसिड एसिड वीक है ना, तो pKa का टर्म आ जाएगा और log C आ जाएगा, है ना। मतलब बस अगर आपने ये फॉर्मूला आपको याद आ गया, आपने लिख लिया, तो बस खत्म है। क्वेश्चन में सब वैल्यू रख के आपको आंसर ही निकालना है अब तो, है ना। देखो 7 प्लस हाफ पी के होता -log K, मतलब पी के को फर्दर फिर ओपन कर दीजिएगा, -log Ka, है ना। जैसे पीएच होता -log H+n, ऐसे पी के हो जाएगा -log K। और वो देखो के सर दिया होगा आलोक को निकल क्वेश्चन में। लीजिए। अच्छा अच्छा, वो तो इसमें के आपको दिया होगा क्वेश्चन में, के की वैल्यू आपको दी हुई है
के कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁵ है ना। तो इसका जब आप पी के लिखेंगे या फिर आप डायरेक्ट, आपको ये तो मैंने बताया है कि जैसे H प्लस आयन इतना, आप ऐसे सोचो कि H प्लस आयन अगर इतना है तो पीएच कितना हो जाएगा, वैसे ही के से पी के भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 - log 2, है ना। तो सीधे आप पी के लिख सकते हो। तो आप क्या करो, सीधे पी के की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 5 - log 2। और सी कितना है, सी तो कंसंट्रेशन होता है सॉल्ट का, सॉल्ट की मोलरिटी रख दो 0.2। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। कर लेंगे हम लोग अब, ये है ना। ये 0.2 0.5 log 2 0.3 होता है, 0.3 का भी आधा कर दो तो पॉइंट कितना हो जाएगा 1.5, और इधर ये निकाल ही लेंगे। ठीक है, बाकी आप कर लेना। बाकी लॉग इसको तो तोड़ना आता ही होगा, लॉग और 0.2 को लिखेंगे log 2 - log 10। ठीक है, तो आपका ये आ गया 7, और ये 2.5, ये आ गया 1 नहीं, इसको लिख दो आप 2.35, और इधर फिर log 2 आ गया, log 2 तो हो जाएगा 0.3 - 1। ठीक है, ये आ गया -0.7, मतलब -0.35 जाएगा, तो आंसर 9 आ रहा है इसका। यस सर। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका 9 आ रहा है। तो मतलब वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मेन देखो यहाँ पे ये इतना आप समझते चले गए और आपको फॉर्मूला रिकॉल हो गया, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, ये वाला कर डालो भाई, F3 वाला, है ना। गौरव बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, गौरव सिंह, कुछ पूछना चाह रहे हो, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, F3 वाला। दिख रहा है सभी को यस क्वेश्चन, सर। Yes. यस। है ना, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए।
हाँ हो रहा है बेटा, सॉल्व हो रहा है। यस क्या आ रहा है आंसर आयुष्मान बेटा? कर रहे हैं। सर हाँ हाँ बोल बेटा। सर 10 to the power -9। log हाँ, kb equal to 7.88 आ रहा है। एक सेकंड, इसमें आंसर जो आना चाहिए इसमें कुछ ऐसा आना चाहिए। रफ आंसर एक है मेरे पास, 8 इंटू 10⁻10 नियर बाई, है ना? देखो इसमें, अच्छा स्क्रीन चला गया क्या? अरे Yes। है ना, आपकी सीट का ही क्वेश्चन है ये। हम्म, 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 हम्म। इसका आंसर ये आ रहा है, देखो F3 है ना, के बी इक्वल टू 8 इंटू 10⁻10, के बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10⁻10। ठीक है। आ रहा है किसी का? नो सर log kb equal to 7.8 आ रहा है। अच्छा अच्छा, लॉग के भी अगर 7.8 आ रहा है, मतलब आंसर आ ही जाएगा आपका, है ना? गौरव बेटा माइक ऑन है क्या आपका? थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, देखो जरा। 8.1 आ रहा है log kb। हाँ, इसका देखो ये नेचर तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, ये एसिडिक नेचर का है ना? तो इसका पीएच क्या होगा? <7। तो फॉर्मूला आप लोगों ने यही लगाया ना, 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, है ना? यही बन रहा है ना? Yes। Yes। के बी आपको पूछ रहा है, अच्छा ठीक है भाई। और सी आपको लॉग सी कंसंट्रेशन दिया है 0.25, मतलब 1/4 हो गया। और पीएच भी आपको उसने दे दिया 2.75। तो इसको सॉल्व करने पे पी के बी बताओ कितना आ रहा है? अबे बेटा कितना आ रहा है? सर 7.10 आ रहा है। यस सर 7.8 आ रहा है। 7.8 है ना? अच्छा देखो 7.8 आ रहा है। अब आप ऐसा करो, पी के बी को लिख दो माइनस लॉग के बी, ठीक है? अब माइनस को तो इधर भेज दो, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो लॉग के बी इक्वल टू हो गया -7.8। तो के बी आपका होगा, देखो जब भी लॉग अपनी साइड चेंज करता है, तो जो लॉग का बेस होता है वो उस नंबर का बेस बन जाता है, ठीक है? अरे गौरव बेटा माइक जरा ऑफ कर दो। ठीक है, तो के बी आपका कितना आ गया? के बी आ गया 10⁻⁻7.8। के बी कितना आ गया? 10⁻⁻7.8।
7.8। अब देखो यहाँ से कैसे निकाले केबी, तो इसको ऐसे देखो, थोड़ा सा इसमें जुगाड़ सिस्टम करना पड़ेगा। देखो इसको 10 की पावर माइनस में है ना, तो -7 अलग कर दो, -7 और -0.8 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमेशा 10 की पावर में अगर कोई निगेटिव नंबर आने लगे तो उसका आप क्या करो, बेस जो है उसका जो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसको आप इवन बना लीजिए। उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बना लीजिए, इवन। अभी इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव करना होता है, इवन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये एंटी लॉग ले रहे हैं एक तरह से हम लोग, लेकिन हम लोग के पास लॉग टेबल नहीं है, मैनुअली लेना पड़ेगा। तो इसके फ्रैक्शनल नंबर को पॉजिटिव बना लीजिए। फ्रैक्शनल नंबर को पॉजिटिव बनाने का तरीका है कि एक ऐड कर दिए और एक सब्ट्रैक्ट कर दिए अपनी तरफ से, ठीक है। अब जो वन ऐड किया है वो उसके फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड कर दिए। जो वन आप ऐड कर रहे हैं वो उसके फ्रैक्शनल पार्ट में के साथ ले लीजिए, और जो आपने -1 किया है वो उसके है ना इंट्रीगल पार्ट के साथ ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, देखो 10 की पावर -8 हो गया, और 10 की पावर -8 अलग लिख दीजिए। और ये कितना आ गया, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखो क्या आ गया, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। ये यार तुमने सही निकाला है, इतना ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? सर 7.10 आ रहा है मेरा। हाँ ये बच्चा सही बता रहा है। हाँ ओपी जी बताइए। हाँ गुड इवनिंग। हाँ 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 हाँ। अच्छा फोन नहीं उठ रहा है। अभी तो हम क्लास ले रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, हम ही कर रहे होंगे। ओके ओके। अब बता दीजिए कि 8:30 के बाद कर लिया, अभी तो क्लास लगी हुई है उनकी सर की, है ना। तो वही फोन अभी आया था, लेकिन पढ़ा रहे हैं ना इसलिए उठाया। हाँ ठीक है, तो ये 7.10 होगा, है ना। तो क्योंकि वो आंसर मैच नहीं कर रहा था, मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है उसमें। ठीक है, देखो तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट को आपको इवन बनाना है, तो 0.1 1 ऐड कर दिया, 1 सेपरेट कर दिया। अच्छा ये मैथ्स में पढ़ाया गया होगा यार, ये तो मैथ्स की बात है। एंटी लॉग लेना नहीं बताया गया अभी नो सर, ये सब मैनुअली? नहीं आता। नो सर। अरे चलो भाई मैं ही बता देता हूँ। तो देखो ये आपने ऐसा किया, तो देखो 10 की पावर देखो इंट्रीगल 10 की पावर में इंटीगल इंट्रीगल पार्ट को निगेटिव में लिखने में कोई समस्या नहीं है। फिर 10 की पावर -8 या 10 पावर -6, 10 पावर -7, ये सब तो आंसर में आते ही रहते हैं। लेकिन समस्या है कि 10 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो नंबर आपको मिल रहा था, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव था। अगर आप इसको यहीं पे ब्रेक करके लिख देते ना 10 पावर, तो ये माइनस में आने लगता है ना। तो इसका इंट्रीगल पार्ट तो चल चल जाता, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बना लेते हैं, है ना। पावर में ही 1 ऐड करके 1 सेपरेट करके 1 जो ऐड करेंगे वो फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड कर दिए। अब देखिए 10 की पावर 0.9 आप लोग जानते हो, ये 8 होता है। 10 की पावर 0.9 कितना होता है, 8। आप कहोगे ये सर 8 कैसे होता है, देखो हम ये कहेंगे, अच्छा आप log 2 की वैल्यू जानते हो ना, log 2 कितना होता है, 0.3, 0.3। ठीक है। हाँ अगर मैं अब क्या करूं, ये log log का बेस चेंज कर दूं, मैं log को इधर ले आऊं, तो 2 बराबर 10 की पावर 0.3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 की पावर 0.3 2 हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि log 8 कितना होता है, तो आप कहोगे सर log 8 2 की पावर 3 मतलब 3 log 2 होता है, मतलब वो 0.9 हो जाएगा। तो है ना, अब इसमें आप log की बेस चेंज करो, तो बोलो 10 की पावर 0.9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है।
तो यही आंसर हो गया। यही आंसर दिया था ना, 8 इंटू 10⁻10। यार तुम लोग सही नहीं निकाल रहे हो यार। आ रहा है। अरे सर यार तुम लोग 9.1 आ रहा है। सर 9.1। यस सर 9.1 यस सर। 9.1 वैल्यू भी सही नहीं बता पाए। तो पी के भी 9.1 आ रहा होगा तब, हाँ तब वो आंसर हो जाएगा। तुम लोग की कैलकुलेशन यार क्या बताएं, माशाल्लाह। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेना, 9.1 में कर लेना तो वो आ जाएगा। ठीक है, वो 9 में 1 यस -1 ऐड हो जाएगा तो वो 10⁻10 हो जाएगा। बाकी वो आगे सही आ गया है ना, आगे तो चलो सही आ गया। 10 वो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट तो वही आ रहा है उसका, 10⁻09 तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो के भी आपका ये बन जाएगा, जो आंसर दिया है वही आ रहा है आपका, 8 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करना सीख लीजिए, क्योंकि कई बार आप देखो आपको ऑब्जेक्टिव में लॉग टेबल तो दी नहीं जाएगी, तो ये थोड़ा सा जुगाड़ सिस्टम लगाना आना चाहिए। ठीक है, के बी ए बी, पी के बी से के बी निकालना आना चाहिए, या फिर पी के ए से के ए निकालना चाहिए, है ना। इस पे देखो कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस काफी हॉट टॉपिक है, मतलब हॉट टॉपिक मतलब कि जेई वाले इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, है ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे जेई वाले क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, है ना। देखो एक जैसे यही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे 2018 में आया मेंस के पेपर में, है ना। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे बेस्ड है ये वाला, है ना। कई सारे क्वेश्चन आपको इसमें, ये वाला देख लो, ये वाला भी सॉल्ट, ये चलो चाहो तो ये वाला कर लो। एक ही क्वेश्चन 2000 AIEEE में आया हुआ है 2008 में, एडवांस के पेपर में भी मिल जाएंगे क्वेश्चन आए हुए हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, AIEEE 2008 में आया, क्या कह रहा है देखो पढ़िए। द pKa ऑफ ए वीक एसिड HA इज 4.8। आपको एक वीक एसिड दे दिया है, उसने एग्जैक्ट नाम नहीं बताया, जनरल फॉर्मूला लिख दिया है ना, HA, और इसका उसने pKa दे दिया, सीधा सीधा pKa दे दिया, है ना, 4.8। फिर आपको उसके दे रहा है pKb ऑफ ए वीक बेस। अच्छा, एक वीक बेस का भी pKb दे दिया, वीक बेस का उसने क्या दे दिया आपको, pKb कितना, 4.78। फिर कह रहा पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट Ba। अब इन दोनों को मिला के उसने एक सॉल्ट बना दिया, वीक एसिड और वीक बेस को मिला के क्या बना दिया, एक सॉल्ट Ba। तो इसका पीएच पूछ रहा है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा दे। पीएच इक्वल टू 7 plus half half 7, minus half. हाँ 7 प्लस हाफ pKa माइनस half हाफ pKb, है ना। जब एसिड भी वीक है बेस भी वीक है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब तो ये सीधा ही, अच्छा पीके भी अरे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब पीके भी तो दोनों डायरेक्ट ही दे दिया उसने, है ना। बताओ कितना आ रहा है जरा बताओ, अब इसमें कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना भाई। 4 7.01. 7 से थोड़ा सा ही ज्यादा आ रहा है, हाँ 7.01 बिल्कुल सही। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। 7.06. 7.06 आ रहा है। अब इसमें नियरेस्ट आंसर दे दिया जाता है ऐसे केस में, है ना। 7.06 आ रहा है कि 0.01 ही आ रहा है एग्जैक्ट। सर एग्जैक्ट में 0.06. अच्छा, तो 7.06 के नियर बाई यही पड़ रहा है बेटा चारों आंसर में, बाकी आंसर तो बहुत दूर Yes. दूर है ना, तो फिर इसी को टिक लगा दो। ठीक है, वैसे तो एग्जैक्ट उसको फिर वही देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कई बार वो
अप्रोक्सीमेट डेटा दे देते हैं वो लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात समझ में आ गई होगी, है ना? अच्छा, अभी इसका बोलो तो डेरिवेशन करा दे तुम लोग को। इसके बाद क्लास है क्या तुम लोग की J2 वाले बच्चों Yes, की? sir. sir. आज है? अभी टाइम टेबल में तो नहीं है? है सर, मैथ्स बाद में रिवाइज edit हो गया था। Sir, one- अच्छा, रिवाइज है। अच्छा, टाइम टेबल चेंज है। चलो, अच्छा ठीक है, तो फिर इसमें आप लोग सेक्शन एफ के कर लीजिएगा। होमवर्क में आप लोग क्या कर लीजिएगा, सेक्शन एफ के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और सर एक मिनट पिछला वाला अगर क्वेश्चन दिखा बोलो तो दीजिए। अगर किसी को थर्मो पढ़नी तो कल सुबह मैं पढ़ाऊंगा मॉर्निंग में। वर्क में पढ़ाऊंगा, वर्क इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, sir, है timing ना? क्या है? टाइमिंग में बता देता हूँ। मॉर्निंग की क्लास जब तक ऑनलाइन चल रही तब तक चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है कि अभी एक्सटेंड हो जाए अगर आपके पेपर में आ रहा है तो। बाकी आप लोगों को तो पढ़ाएंगे, लेकिन अगर मान लो आपका पेपर अभी जल्दी होने वाला है और उसमें थर्मो आ रहा है, तो उन उन बच्चों के लिए एक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई पढ़ना चाहो तो तो पढ़ कल लो। 12 o'clock से क्लास। कल बेटा कितने बजे? 12 o'clock से। हाँ बेटा, अभी देखो Yes. बताया बच्चे ने 12 o'clock से है। ठीक है, तो मैं आईडी भेज दूंगा। अगर जिन बच्चों के पास कोई मतलब टाइम हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? कितने बच्चे कर सकते हैं ज्वाइन? कल अगर 12 बजे क्लास है तो दीपिका कर लेगी, ठीक है। सिद्धार्थ कर सकता है, आदित्य, अंकित, संभव, आयुष्मान, पन्वी हो गई, हर्ष हो गया, जूही। अच्छा, तो देख लीजिएगा, अगर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक ही लेक्चर मैंने पढ़ाया भी है, तो आज बोलोगे तो वीडियो उसका मैं भेज भी दूंगा, है Yes, ना? वो तो लेक्चर कंप्लीट कर। Yes, sir, please. हाँ, वैसे वो बेसिक है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आसान आसान चीजें हैं, लेकिन कल जैसे वर्क पढ़ाएंगे ना, वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो कर लीजिए, जिनको लग रहा है कि ये मेरे पेपर में आ रहा है तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनको लग रहा है कि अभी बाद में पेपर बाद में देखा जाएगा, तो वो बाद में तो फिर अपने बैच में भी हो जाएगा। ठीक है, चलो, अच्छा सर फिर ठीक है, आप लोग कर लो। आपने वो एग्जाम वाला ग्रुप बना दिया? अभी बनाया नहीं, आज मैं तुम लोग को भेजूंगा, उसका ग्रुप में डाल दूंगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो मुझे बता देना, तो मैं बना ओके सर। दूंगा अलग। ठीक है, सर इसी आप संडे टेस्ट से सर शुरुआत के चैप्टर से लेंगे ना सर? हाँ, मतलब 11th के जितने भी चैप्टर हैं ऑलमोस्ट सभी कवर कर लूंगा। मैं ऐसा लूंगा कि एक चैप्टर स्टार्टिंग का ले लूंगा और एक करेंट ले लूंगा। ठीक है, मतलब जिससे ये ना हो कि आपको शुरुआत वाले चैप्टर तो कई बार रिवाइज भी कर चुके होंगे, लेकिन अभी जो करंट में हुए हैं वो रिवाइज नहीं हुए होंगे इतने। तो एक चैप्टर स्टार्टिंग का ले लूंगा, एक करंट का, फिर एक स्टार्टिंग का, फिर एक करंट का। ठीक है, यस सर। तो सर तो इस आपके संडे मोल कॉन्सेप्ट से। हाँ, इस संडे यही मुझे सही लग रहा है, मोल कॉन्सेप्ट और रियल गैस भी उसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि रियल गैस छोटा सा चैप्टर है ना? तो मोल ओनली मोल कॉन्सेप्ट में ना लेके मैं मोल प्लस रियल गैस मिला के एक टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, इस संडे वाला मैंने बता दिया है, और बाकी वो ऑर्डर मैं तुम लोग को नाइट में भेज दूंगा अभी। ठीक है, यस सर। ओके सर। तो वो आप लोग दे दीजिएगा, उससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा अच्छा। और पेपर में बहुत बढ़िया बनाता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्ट करूंगा, मतलब जेई मेंस के लेवल के ही होंगे, बहुत कोई वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन ट्रिकी होंगे क्वेश्चन सभी। ठीक है, मतलब ओके उस सर। पेपर में आपके अगर Yes. आ गए 60%, तो समझ लो जेई का जो रियल पेपर होगा उसमें 80% ले आओगे, है ना? ये मान के चलो। चलो अच्छा ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, है ना? आप लोग जिनकी क्लास है वो लोग ज्वाइन करो।
थैंक यू सर। ओके बेटा।